नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे बदलाव की स्थितियां। हम अध्ययन कर रहे थे आधुनिक काल का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा जो लिखित है। इसमें हम इसके नामकरण और इसकी विषय सूची, नामकरण क्या था, आधुनिक काल में इसके कौन कौन सी जो विषय सूची में किन किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा था, उन सबको हम पढ़ चुके हैं। तो इसका हम प्रथम अध्याय 1 जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें है बदलाव की स्थितियां क्या थी, किस प्रकार बदलाव हुए और जो आधुनिक काल में दिखाई देते हैं। तो बदलाव की स्थितियां, कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। ये तो हम सबको पता है कि बदलाव, जब भी हमारे समाज में कोई बदलाव आता है तो उसके कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, साहित्य में हो या किसी भी क्षेत्र में हो हमारे जीवन के। तो वो बदलाव होते हैं, उसके कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य ही होते हैं। जो कारण होते हैं वही बदलाव लाते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण। यानी समाज में अर्थ हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो कुछ कारण होते हैं वो अर्थ आधारित होते हैं, कुछ, है ना। तो इसी प्रकार मुख्य कारण आर्थिक ही होता है। सांस्कृतिक गौण है जो मुख्य कारण होता है, चाहे परिवार का विघटन हो या समाज का विघटन हो या किसी भी क्षेत्र में कोई कारण हो हमारे जीवन के संबंध में, तो वो अर्थ से ही जुड़ा हुआ होता है। तो आर्थिक कारण ही मुख्य है, सांस्कृतिक गौण। यह बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रधान हो उठता है, पर इन दोनों को ले आने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों को ही है। किसके लिए? आधुनिक काल के लिए। अतः आधुनिक काल की परिवर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन आवश्यक है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। राजनीतिक स्थिति क्या थी उस समय की, हम इसका अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक स्थिति में सन 1857 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू हो जाता है, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व उसी समय से सन 1757 ईस्वी हो जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया था। तो जो इसको एक सदी पीछे ले गए 1857 से, है ना। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ। 1765 में कड़ा युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। यानी ये सब अंग्रेजों के अधिकार में ये क्षेत्र आ गए। संपूर्ण देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो और शक्तियों को पराजित करना शेष था। वो कौन सी शक्तियां थी? मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण ही सन 1803 और लासवारी 1803 के युद्ध में मराठे विजित हो गए और उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई। (1849) में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। यानी जो आधुनिक काल की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, है ना। लड़ाइयों, जो अंग्रेजों के अधीन किस प्रकार हमारे राज्य होते चले गए धीरे धीरे। और 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अपनी इस विजय के कारण अंग्रेजों को मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। यानी उन्होंने सभी राज्य जीत लिए तो उनको बहुत खुशी हुई इस चीज की। और वो खुशी, एक बार जब इंसान को जब खुशी मिलती है तो सारी चीजें भूल जाता है और अपने आप में ही मस्त हो जाता है। तो उसी प्रकार अंग्रेजों का भी हाल हो गया। उनकी नीतियों से असंतुष्ट देसी राजाओं, सिपाहियों, किसानों ने एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह कर दिया। यानी जब लड़ाइयाँ हुई
है ना, अंग्रेज उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे हिंदुस्तानी, तो राजाओं सिपाहियों, जो देश में राजा थे, जो हारे हुए राजा थे, उन्होंने सिपाहियों और किसानों के साथ मिलकर, है ना, एकजुट होकर व्यापक स्तर पर विद्रोह कर दिया। सन 1857 के संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी। ये विद्रोह बहुत बड़ा था, तो इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। कौन, भारतवासी, यहाँ के जो रहने वाले निवासी थे, वो सभी लोग कुछ नया करना चाहते थे। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा, यानी साहित्यकार जो साहित्य लिख रहे थे, वह मैं आगे बता चुकी हूँ आपको कि पहले जो वीर गाथा काल आया तो वीर राजाओं की प्रशंसा, उनके गुणगान। मध्यकाल में जब मुसलमानों के जब भारत पर आक्रमण हुए तो उस आक्रमण से बचने के लिए वो भगवान की शरण में गए और उन्हीं को वो लिखते रहे। तो यानी जब आधुनिक काल आया तब मनुष्य ने क्या किया, अपने सुख दुख के साथ पहली बार साहित्य को जोड़ा, यानी जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, जो अपने स्वयं के सुख दुख वो साहित्य में लिखने लगे। यानी साहित्य समाज का हित करता है सदैव, तो साहित्य के साथ मनुष्य इस प्रकार जुड़ गया। यह भारतेंदु के समय में हुआ, यानी भारतेंदु का जन्म भी तभी हुआ था, वह भी गद्य के माध्यम से। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां गद्य में दिखाई देने लगी, है ना, दिखाई पड़ रही थी। आगे हम देखेंगे इसमें क्या है, पद्य में नहीं, यानी चिंगारियां थी वो किस में दिखाई दे रही थी, गद्य में। सभी गद्य लिख रहे थे, पहले तो पद्य की रचना हो रही थी, पर आधुनिक जीवन की जो चेतना की चिंगारियां, उनकी रचनाएं थी, वो हमें सभी गद्य में दिखाई पड़ने लगी। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रजभाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। पहले जो रचना हुई थी रीति काल में और सभी ब्रजभाषा का प्रयोग कर रहे थे, पर आधुनिक काल में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदना ही अभिव्यक्ति पाती रही। वह अपने संस्कारों में जड़ हो चुकी थी। उसके लिए पुरातनता की केंचुल छोड़ पाना संभव नहीं था। खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। यानी जब वहां से लोग अपने कहीं जाते हैं तो अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी बोली साथ लेकर जाते हैं। तो सभी राजा महाराजाएं पहले दिल्ली में रहते थे, तो वहां की बोली कौन सी थी, खड़ी बोली। जब आक्रमण हुए, तितर बितर हो गए, सभी इधर उधर चले गए, है ना, तो जहां पर वो बस गए, वहां की जो अपने साथ खड़ी बोली को लाए थे, उसी खड़ी बोली में वो रचना करने लगे। तो यानी सभी की बोली क्या हो गई, खड़ी बोली हो गई। नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध। किस प्रकार नया आर्थिक ढांचा समाज में जो अर्थ का जो नया ढांचा बना, किस प्रकार अर्थ प्राप्ति का जो साधन बना और नए संबंध क्या बने, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। जो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। अभिरुचियां यानी व्यक्ति की जो रुचियां हैं, संवेदनाएं जो उसकी फीलिंग्स हैं, कि बदलाव का सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। कुछ लोगों की दृष्टि में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बिठा देना ही साहित्य का इतिहास होता है। कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकास क्रम निर्धारित करते हैं। वस्तुतः यानी देखिए, अभिरुचियां जो व्यक्ति की रुचियां हैं, जिसमें उसको रुचि है वो करेगा। संवेदनाएं जो फीलिंग्स है, उनके बदलाव का आर्थिक चिंतनात्मक परिवर्तन से है सीधा संबंध। जो संबंध है आर्थिक, जो व्यक्ति कुछ अर्थ के लिए ही लिखने लगे, कुछ लोगों की दृष्टि में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बिठा देना ही साहित्य का इतिहास था। कुछ लोग संस्कृत के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकास क्रम निर्धारित करते हैं, यानी जो उनकी रुचियां थी उससे वो अर्थ प्राप्ति के लिए काम करने लगे। तो दोनों तरह ये काम
होने लगा। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में पेचीदा संबंध है। स्थूल रूप से दोनों में कारण कारण का संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं किया जा सकता। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और देन का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक ढांचा प्राय अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा। यानी आधुनिक काल के पहले जो गांव थे वह कैसे थे, उनका जो ढांचा था बहुत ही ग्रामीण स्तर का था, है ना, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। गांव अपने आप में स्वतः पूर्ण इकाई थे। गांव अपने आप में स्वतः पूर्ण इकाई थी, यानी गांव में जो आवश्यकताएं थी व्यक्ति की वह उसी जगह से पूरी हो जाती थी। उन्हें शहरों में नहीं आना पड़ता था। उन्हें रोजगार भी, उनके खेत हुआ करते थे, उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें थी, उनके रोटी कपड़ा और मकान उनके पूर्ण थे, एक इकाई पूर्ण थे। उन्हें कहीं बाहर किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता था। वो अपने आप में अपने साधन पूरे एकत्रित कर लिया करते थे। इनकी अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए चार्ल्स मैक्सवेल ने लिखा है, गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। ये पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप अंडरलाइन करते जाओगे तो आप देखते जाइए इसे। चार्ल्स मैक्सवेल ने लिखा है कि गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थीं। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। ये किसने कहा है? इसने किसमें गांव के बारे में बताया है कि गांव की जो आवश्यकताएं थी उनकी वहीं पूरी हो जाया करती थी। उन्हें शहरों से या कहीं दूसरे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार था। किसान खेती करता था। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, गौंड, तेली आदि गांव की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते थे। पेशा जाति के अनुसार निश्चित होता था। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं था। यानी जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करेगा तो वो लकड़ी का ही करेगा। ऐसा नहीं है किसी काम पसंद नहीं आ रहा तो वो नाई बन जाए या कुम्हार बन जाए, ऐसा नहीं था। जिसकी जाति के हिसाब से जो काम फिक्स थे वो वही काम करते थे और पूरे गांव की आवश्यकताएं वह पूरी करते थे। नगर और गांव अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक दूसरे से असंबद्ध थे। नगर 3 तरह के थे। राजनीतिक महत्व के नगर और गांव अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण थे। यानी नगरों को भी गांव से कोई मतलब नहीं था, उनका काम वहीं पूरे होते थे और गांव के अपने गांव में ही। राजनीतिक तो नगर में 3 तरह के नगर थे। वो किस तरह थे? राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक नगर और व्यापारिक नगर। राजनीतिक महत्व के जो समाज में राजनेता होते हैं उनके धार्मिक है, धर्म से संबंधित। व्यापारिक जो व्यवसाय से संबंधित है। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। रत्न जड़ित आभूषणों, बारीक सूती रेशमी वस्त्रों, हाथी दांत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। यानी भारत से ही सभी चीजें भेजी जाती थी, पर इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में होती थी। रत्नजड़ित आभूषण और सूती वस्त्र, रेशमी सूती वस्त्र कौन पहनता था? हाथी की मीनाकारी अमीर व्यक्ति ही पहनेगा। धनी वर्ग, गरीब को तो बस रोटी कपड़ा और मकान से ही मतलब होता था। और जो जमींदार किसान थे वो मजदूरों के और किसानों के पास इतना छोड़ते ही नहीं थे कि अपनी अन्य आवश्यकताओं को वो पूरी कर सके। विशेष रूप से राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, श्रेष्ठों आदि में, है ना, धनी वर्ग में जो राजा महाराजा होते थे उनके। नगरों का उद्योग सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करता था। गांव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग। गांव का जो उद्योग थे वो अलग प्रकार के थे और गांव के अलग प्रकार के। दोनों अलग अलग इकाइयां थी। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। कुछ बाकी बचे थे, वे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए।
अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संरचना में विघटन और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यो अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं, अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त देश में पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव रहा। विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजों की विजय का भी। आज भी जब एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया है, जाति के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, नियुक्तियां होती हैं। हकीकत है, ये बिल्कुल सच्चाई है। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर भी जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक भारत में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई, पर वह किताबी बनकर रह गई। आर्थिक ढांचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के ढांचे को भी अन्य स्तर पर मूलतः बदलने की जरूरत बनी हुई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा लाए गए, वह मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं थे। इनके आगमन से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़े। अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो अलग थी। उन्होंने यहाँ की जो वस्तुएं थी उन्हें भेजा, है ना, उससे व्यापार किया। पर मुसलमानों ने तो सिर्फ राज किया। उनका तरीका अलग था। मुसलमान यायावर थे, यानी उनको व्यापार से और धन कमाने से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जो आक्रमण किए तो उनकी जो महिलाएं थी उन्हें बंदी बना लिया, उनके साथ बहुत अत्याचार किए। तो उनका तरीका थोड़ा अलग था। सामाजिक उससे क्या हुआ, हमारा देश पतन की ओर गया। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे, यानी अंग्रेज तरक्की करना चाहते थे। वो यहाँ से उन्होंने भारत को बहुत कुछ सिखाया भी और दिया भी, पर विकास की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंतीय थी, इसीलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंततः विजित हो गए। मुगलों के जमाने में आर्थिक सामाजिक ढांचे में स्थिरता आई, किंतु वे भी समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं ले आ सके। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंती व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों में एक मंजिल आगे थे, इसीलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दोबदल किया, उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता। इससे उनका अपना स्वार्थ निहित था। गांव की जमीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े से ही मालगुजारी मिल जाती थी। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा। यानी इस तरह उन्होंने व्यवस्था बनाई कि जमींदार थे उनको अपने, और जो है ना, जो बड़े बड़े गांव के राजा महाराजा जमींदार हुआ करते थे, उनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। यानी उनको उनके कहे अनुसार वो लोग चलते थे। और जो गरीब मजदूर और किसान थे जिनके पास खेत हुआ करते थे, उनसे वो एक तरीके से टैक्स वसूला करते थे। तो और वही जो जमींदार और वो थे अंग्रेजों के साथ ही रहे और उन्हीं के अनुसार वह चलते थे और उनकी सहायता भी वो करते थे। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, इसका व्यापार नष्ट किया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा भारतेंदु ने तो इसका बहुत विरोध किया है ना, अंग्रेजों के। उन्होंने वस्त्र नहीं पहनने दिए और बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने। कवि वचन सुधा मार्च 1874 में लिखा है। सरकारी पक्ष का कहना है, ये महत्वपूर्ण है ना। कवि वचन सुधा में लिखा हुआ है, कब लिखा? 1874 में लिखा था। सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले लोग हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ।
हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है, यानी इतना पैसा कहाँ जाता है? विदेशों को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की। किसने? इन्होंने। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और में। बाद में बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था जारी की गई। सन 1820 में सर थॉमस मुनरो ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। यानी जमीन भी पहले क्या करते, इसकी जमीन होती थी उससे कुछ इस तरह का वो लिखवाते थे कि वह जो पैदा करेंगे खेत में किसान, उसका कुछ परसेंट देना पड़ेगा। यानी वो जमीन भी उनकी नहीं होती थी। जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। जिसकी जमीन है उससे पूछने की मतलब ही नहीं है, अपने हिसाब से उसे बेच दो, है ना। जमींदार ही उसकी जमीन का मालिक बन जाता था। पर बाद में उन्होंने क्या किया, थॉमस मुनरो ने ये बंदोबस्त एक प्रथा लागू करी जिससे जो जमीन जिसकी है वो उसी की ही मानी जाएगी। इसके पहले जमीन को न खरीदा जा सकता था और न बेचा जा सकता था, क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। यानी जिसकी जमीन थी वह उसका स्वामित्व उस पर नहीं होता था, वह आगे सभी का हक होता था उस जमीन पर, जमींदारों का मुख्य रूप से। तो हमने शुरुआत में इसका जो प्रथम अध्याय है इसकी अध्ययन किया है कि किस प्रकार हमारे देश में जो पुनर्जागरण काल आया, तो उसके बारे में हमने जो पढ़ा, बदलाव की स्थितियां किस प्रकार आई धीरे धीरे, है ना। अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर जो बदलाव किए, 1857 की क्रांति किस किस ने मिलकर की, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या हुआ। तो आज हमने आज के सत्र में इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया है। आगे हम इससे अध्ययन करेंगे शिक्षा का पश्चिमीकरण, कि शिक्षा का पश्चिमीकरण कैसे हुआ, शिक्षा का कैसे विस्तार हुआ, किस किस को शिक्षित होने का अधिकार था। तो इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।